जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचाई है। किश्तवाड़ जिले के दाचन ब्लॉक के हुंजर गांव में बादल फटने से बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। इतलात के मुताबिक हुंजर में बादल फटने की वजह से सैलाबी रेलों की जद में कई मकान आ गए। इस वाक़े में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से ज्यादा अफराद लापता बताए जा रहे हैं। 17 अफराद का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा भी किया जा रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक अब तक 12 अफराद को बचाया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे 4:30 बजे बादल फटने का वाकया पेश आया और उस वक्त लोग सो रहे थे। रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। फौज, पुलिस और SDRF की टीमें राहती काम में जुटी हुई हैं। ताहम मुसलसल हो रही बारिश से रेस्क्यू काम में रुकावटें भी पैदा हो रही है। सड़क राब्ता न होने और मोबाइल नेटवर्क न होने से दुश्वारियों का सामना है। इमदादी टीमों को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। इसी दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के IG मनोज सिन्हा और DGP दिलबाग सिंह से बात की और सूरत हाल से वाकफियत भी हासिल की। जम्मू खित्ते के पुंछ, राजौरी, रियासी और दीगर अजला में भी बारिश हो रही है। दरियाए चिनाब की सतह आब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इंतजामिया ने लोगों से नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत दी है। कर्नाटक के नए वज़ीर-ए-आला बसवराज बोम्मई की आज हलफबर्दारी अमल में आई है। बेंगलुरु के राजभवन में मुनक्किदा तकरीब में रियासत के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। भगवान के नाम पर बसवराज बोम्मई ने ओहदे का हलफ लिया। इस तकरीब में साबिक वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा, मरकजी वज़रा धर्मेंद्र प्रधान, किशन रेड्डी मौजूद थे। कर्नाटक में वज़ीर-ए-आला की तब्दीली आज की हलफबर्दारी तकरीब का हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। आइए देखते हैं। कर्नाटक के राजभवन में मुनक्कदा सादासी तकरीब में बसवराज बोम्मई ने रियासत कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से हलफ उठाया। बसवराज बोम्मई रियासत के 30वें वजीर आला मुंतखब हुए हैं। इसी के साथ ही रियासत में BJP हुकूमत में क़यादत की तब्दीली का मसला आसानी के साथ हल हुआ है। BJP आला कमान ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ इस मसले को हल कर लिया है। लेकिन आने वाले मराहिल BJP के लिए, BJP हुकूमत के लिए आसान नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज की हलफ बर्दारी तकरीब में येदियुरप्पा के मुखालिफ जो गुरोह है उसके चेहरे नज़र नहीं आए। चंद एक जो मुखालिफिन में दर्ज किए जाते हैं वो दिखाई नहीं दिए। कहीं ना कहीं नाराज़गी, इख्तलाफात BJP पार्टी में बरकरार हैं। काबीना की तौसी अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह बसवराज बोम्मई की क़यादत में रियासती काबीना की तौसी अमल में आती है। एक अहम बात यह भी है कि रियासत में जब से BJP की हुकूमत कायम हुई है, अक़लियतों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। क्या इस नई काबीना में क्या कोई अक़लियत का नया चेहरा शामिल होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अक़लियतों की नुमाइंदगी हुकूमत में न होने के सबब ये बात बार बार उठाई जा रही है कि क्या BJP हुकूमत समाजी इंसाफ पर कायम है या नहीं। ये सवाल बार बार उठता हुआ आ रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में रियासत के सियासी हालात किस तरह दिखाई देते हैं। जैसा कि नए वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी पहली तरजीह रियासत में मौजूद सैलाब का मसला है और कोरोना का मसला है। इन 2 मसाइल की जानिब वो पहली तरजीह के साथ इन मसाइल पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। और नए वज़ीर आला ने ये भी ऐलान किया है कि वो सभी तबकों को, सभी ज़ातों को एतमाद में लेकर अपनी हुकूमत चलाएंगे। तो इस तरह रियासत कर्नाटक में बसवराज बोम्मई जो एक समझदार और सुलझे हुए सियासतदान समझे जाते हैं, लिंगायत तबके के एक अहम लीडर समझे जाते हैं, भले ही अब तक वो BJP के दूसरे दर्जे के लीडर में
शामिल थे, लेकिन अब उन्हें रियासत की क़यादत करने का मौका मिला है। कैमरामैन यूसुफ के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। आसाम मिजोरम सरहद पर कशीदी बरकरार है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक वफ्द आसाम के सरहदी इलाकों के दौरे पर है। मकामी पुलिस ने कांग्रेस के वफ्द को सरहद से 5 किलोमीटर दूर रोक लिया और सरहद पर जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस वफ्द में शामिल आसाम के लीडरों ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि हुक्मरान जमात के लीडरों ने इजाजत दी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के वफ्द को इजाजत देने से इनकार किया जा रहा है। सीएलपी लीडर है आसाम विधानसभा के, एसीएलपी है, तीन विधायक है। कल मुख्यमंत्री गए, आसाम के मंत्रीगण गए, एमएलएज गए जो बीजेपी पार्टी के हैं। तो हमने कहा था हम सिर्फ लायलापुर बाजार तक जाएंगे, हम बॉर्डर तक नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। पर अब 5 किलोमीटर पहले हमें रोक दिया गया है, कह रहे हैं वहां नहीं जा सकते। हम यहाँ कोई डिस्टर्बेंस करने के लिए नहीं आए। मैं पूर्व सांसद हूँ, परसों से इतने फोन आ रहे हैं कि मैडम एक बार इधर आइए। डरे हुए हैं लोग क्योंकि 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है। आप सोचिए 100 राउंड्स ऑफ फायरिंग हुई है, तो लोग डरे हुए हैं, सरकार पर उनको भरोसा नहीं है। इसलिए हम एक डेलीगेशन के माध्यम से प्रशासन को बताकर ही जा रहे थे, पर अब जाने नहीं दिया जा रहा। क्यों मैं तो नहीं कह सकती। आप लोगों के पास परमिशन लिया गया था मैडम? बिल्कुल, हम बता के आए हैं डीसी कछार को, और डीसी कछार खुद भी बहुत मुसीबत में थी। माय सिंपैथीज आर विद हर, पर ऑपोजिशन को जाने देना चाहिए ताकि लोगों को लगे असम गवर्नमेंट ऑपोजिशन सब एक है इस मुद्दे में। मुख्यमंत्री ने कल कहा यूनाइटेड रही है असम में, यूनाइटेड, तो ये यूनाइटेड तो नहीं है। हम लोग का जो आने का मकसद है, जो लायलापुर जो हमारा असम का आदमी जहाँ है वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन अभी क्या है इसको समझने के लिए हम लोग आना है, और ये हमारा जिम्मेदारी है। क्योंकि आसाम सीमांत तक हम लोग क्यों नहीं जा सकते, तो आसाम सीमांत तक आसाम का आदमी, आसाम का कांग्रेस डेलीगेशन नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या है? दिस इज द टोटल फेलियर ऑफ द होम मिनिस्ट्री। क्योंकि ये तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है, दिस इज ए इंटर स्टेट बाउंड्री। सो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को आप लोग क्या सुरक्षा देगा जब इंडिया मिजोरम आसाम बॉर्डर तक आसाम कांग्रेस का एक प्रतिनिधि दल को जाने के लिए आप लोग रुक रहा है? इसका मतलब यू कैन नॉट गिव अस द सिक्योरिटी, यू कैन नॉट गिव अस द प्रोटेक्शन। What type of protection you will give us in the India-Pakistan border? So this is the failure of the BJP government. This is the failure of their policy. This is the failure of their planning, and only because of failure of the planning of the Home Minister, this situation is happening here. स्कूलों में हाजिरी के दौरान तलबा यस सर और यस मैम ही बोलकर मुखातिब होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने हुकूमत से यस सर और यस मैम की जगह जय हिंद बोलने का मुतालबा किया है। वज़ीर जंगलात विजय शाह के यस सर और यस मैम नहीं बोलने के पीछे अपने जवाब हैं, और उनका कहना है कि जय हिंद बोलने से तलबा के अंदर न सिर्फ देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है बल्कि राष्ट्रवाद का उन्सुर नुमाया होता है। विजय शाह का कहना है कि जब वो मध्य प्रदेश के वज़ीर तालीम थे तब उन्होंने इसे लेकर अहकाम जारी किया था, मगर बहुत से स्कूलों में अब ऐसा नहीं किया जाता। इसलिए हाजिरी के दौरान तलबा जय हिंद ही बोले। इसको लेकर फिर वज़ीर जंगलात विजय शाह ने स्कूल के वज़ीर तालीम को खत भी लिखा है। चाहे प्राइवेट स्कूल हो और चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, बच्चों की उपस्थिति के समय यस सर यस मैडम या अन्य कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जय हिंद शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। जय हिंद शब्द से न सिर्फ देशभक्ति की भावना जागृत होती है बल्कि राष्ट्रवाद का एक बीज भी हमारे नौजवान आने वाली पीढ़ियों में पनपता है। और ये आदेश कोई मैं पहली बार नहीं निकाला है। जब मैं शिक्षा मंत्री था तो उस समय मैंने, आपको जानकारी होगी, लिखित में ये आदेश निकाला था कि मध्य प्रदेश के सारे स्कूल उपस्थिति में जय हिंद शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कहीं स्कूलों में मैंने कमी देखी तो दोबारा मैंने मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है और हमारे अधिकारी कर्मचारी को भी चिट्ठी के माध्यम से मैं अवगत करा रहा हूँ कि शासन के आदेश का कड़ाई से पालन करें और जय हिंद शब्द का इस्तेमाल उपस्थिति में करें।
मध्य प्रदेश में बढ़ती बदनवानी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टियां खुद को दूध से धुला हुआ और अपनी हरीफ जमात को रियासत में बदनवानी को लेकर मुर्दे इल्जाम ठहरा रही है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए विश्वास सारंग का कहना है कि बीजेपी बदनवानी के खात्मे के लिए काम कर रही है, जबकि कांग्रेस के अहद में कालाबाजारी और बदनवानी का ही राज था। वहीं कांग्रेस तर्जमान भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए बदनवानी को लेकर सरकार को आईना दिखाया। कांग्रेस का इल्जाम है कि जिन तालाबों से पीने का पानी सप्लाई किया जाता है, हुकूमत उन्हें तालाबों में सीवेज लाइन के पाइप बिछा दिए हैं। बदनवानी को लेकर दोनों पार्टियों के लीडरान क्या कुछ कहते हैं, आप भी सुनिए। सरकार में हम भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार आकंठ था, कालाबाजारियों का राज था। आज जो भी घोटाले घपले पकड़े जा रहे हैं वो कांग्रेस के समय से, हमने तो उनको उजागर करने का काम किया है। हम उजागर करते हैं और कांग्रेस उस पर श्रेय लेने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे प्रदेश में कुशासन, लूटखोरी और अन्य साधनों के कारण इस प्रदेश को लूट रही है, उसमें सागर के लाखा बंजारा की जो विरासत है, ये तालाब सबसे बड़ा उदाहरण है। हालात इतने बदतर हैं कि प्रशासन ने तालाब के अंदर ही सीवरेज की लाइन डाल दी और पूरे जो है मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था खामोश है। ये बड़ा कांड है। जो यहाँ की सफाई करने के लिए डीसिल्टिंग का जो काम था, आज आप तालाब की तस्वीरें देखें, ज्यों की त्यों यथास्थिति है। पानी खाली करके पूरी जो है एक्वेटिक लाइफ समाप्त कर दी गई है और फिर से तालाब भरने की अवस्था में ज्यों की त्यों स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। हाई कोर्ट के आदेश, एनजीटी के आदेश और सारे आदेशों के ऊपर ये प्रशासन बैठा हुआ है। ना जांच कमेटी जो बनाई गई थी उसकी जांच रिपोर्ट आई और ना जो है अन्य कोई कार्य यहाँ पर किए गए। ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना है, इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मध्य प्रदेश में आए दिन सियासत जारी रहती है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाती ही है ये पार्टियां, और अब बदनवानी का मामला भी उठाकर एक दूसरे को बेहतर और दूसरे को बदनवान करार दे रही है। मुनज़्ज़ा, यहाँ पर बात यह समझने की ज़रूरत है, अगर बदनवानी किसी की भी ज़माने में हुई है तो बदनवानी होती है। बदनवानी को या गंदगी को मखमल का लुबादा उड़ाने से वो पाक साफ नहीं हो जाएगी। यहाँ पर पार्टियां के जरिए तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि साहब का पार्टी में ऐसा हुआ था। तो सवाल यह है कि अगर आपकी हुकूमत आई है तो बुनियादी के खात्मे के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर अपोजिशन ने किसी मामले को उठाया है तो बजाय इसके कि उस पर सियासत की जाए कि कांग्रेस के ज़माने में ऐसा हुआ था या कांग्रेस ये कहे कि बीजेपी के ज़माने में ऐसा हुआ था, हुकूमतों को वहाँ पर संजीदगी से गौर करते हुए उसकी तहकीक करवानी चाहिए ताकि वो तमाम लोग जो इस बदनवानी में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो लोग जो बदनवानी को फ़रोग दे रहे हैं, जो इस तरह के सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जब एक दूसरे पर सियासत, इल्ज़ाम तराशी होगी तो ऐसे लोगों को एक मौका मिलता है और वो बदनवानी को अलग अलग तरीके से अंजाम देने लगते हैं। तो मध्य प्रदेश में यही सब कुछ हो रहा है। 15 महीने की कमलनाथ हुकूमत में बीजेपी को टारगेट करके काम किया गया और इस वक्त जो शिवराज सिंह की हुकूमत जो दोबारा आई है उसमें भी यही सब कुछ किया जा रहा है और हमें देख रहे हैं कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सिर्फ इल्ज़ाम की सियासत कर रही हैं। बिल्कुल मेहताब, और तालाबों का मामला जो उठाया गया है उसको लेकर सियासत कर रहे हैं, बयानबाजियां जारी है। तालाबों के हवाले से दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की वजह से जो है पीने का पानी जो लोगों तक तालाबों के जरिए पहुंच रहा था वो अब गंदा हो चुका है। मुनज़्ज़ा, मैं भोपाल की बात करूं, भोपाल में छोटे बड़ी 19 झीलें हैं या सागर के जो है झील की बात करें, तमाम जगहों पर हुकूमत का कहना है कि उसने प्रोजेक्ट बना के काम किया। लेकिन आपको हैरत होगी कि भोपाल का बड़ा तालाब जिसे भोपाल की लाइफलाइन कहा जाता है, इसमें छोटे बड़े 27 नाले मिलते हैं। आप विजुअल देख सकते हैं कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर जो है सीवेज का पानी उसमें आ रहा है या अस्पतालों के जो गंदे पानी से आ रहे हैं, अगर इस तरह के पीने के पानी में होंगे तो उसका वाटर ट्रीटमेंट आप कितना करेंगे? उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ जो है ऐसे जरासीम जाएंगे जो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हुकूमतों के जरिए सिर्फ जो इस तरह की सियासत की जा रही है वो आवाम की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको समझने की जरूरत है। चाहे हम भोपाल की बात करें या फिर सागर के जिसका मामला
कांग्रेस ने उठाया है, उन तमाम जगहों पर एक ही जैसी बात है और कहीं ना कहीं इसमें बदगुमानी हुई है जो साफ नुमाया हो रही है। बिल्कुल मेहताब, और यहाँ पर साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न है, कोई भी मुद्दा रहा हो, कोरोना का, वैक्सीनेशन का या फिर अब बदगुमानी का मामला उठा है, तो बीजेपी जब कांग्रेस मुद्दा उठाती है कि इस तरह की परेशानी है तो बीजेपी पिछले सालों को लेकर आ जाती है और पिछले साल गिनवाना शुरू कर दिए है। वहीं कांग्रेस भी जो है वो इस गढ़ से सामने नहीं आती कि आवाम को फायदा हो, बल्कि सिर्फ नुक्ताचीनी करती रहती है, और अपने दौर में भी जब वो थे उस वक्त भी किसी तरह का काम हुआ नहीं था। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से आपने कोरोना केयर की बात की, सभी लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की किल्लत पूरे हिंदुस्तान में थी, मध्य प्रदेश में थी, बहुत सारे अस्पतालों में अमवात हुई, सारे चैनलों ने दिखाया, लेकिन अब साफ तौर से कह दिया गया है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई मौत नहीं हुई है, मतलब कि सिफर का जो है कफन ओढ़ा दिया गया है। और इसी तरह से अगर दूसरे जो है कालाबाजारी की बात करें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, या जो ब्लैक फंगस के मामले की बात करें, या भोपाल के अमीदी हॉस्पिटल में जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन के चोरी होने की बात करें, तमाम मामले हुए, लेकिन आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए कि हमें देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके रिश्ते जो है सियासत के ऐवानों से जो लोग बैठे उनसे जुड़े हुए हैं। तो पार्टियों के बीच जो सियासत हो रही है, एक दूसरे पार्टियां चाहे अपोजिशन वो मामले को उठा तो रही है, लेकिन हुकूमत को अपोजिशन की बात सुनना ही नहीं है, और इसी बात की वजह से दूसरों को शय मिलती है। कि यहाँ पर जो हुकूमत का जो काम है कि कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस को करने की ज़रूरत है। जब तक चेक नहीं लगेगा तब तक इस तरह की बात या कालाबाजारी हो या सिस्टम में जो बदनुमानियाँ हो गई हैं उस पर रोक नहीं लगेगी। मेहताब, क्या समझा जाए फिर कि इस तरह की बयानबाजियां जो है ये सिर्फ सियासत है इलेक्शन के हवाले से? देखिए, सियासत है, और मध्य प्रदेश में ये सियासत और भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो है 2018 में इंतखाबात हुए थे, अब हम देख रहे हैं कि 18, 19 जो लेकर 21 चल रहा है, 23 में फिर इंतखाबात होंगे। तो दोनों पार्टियां जो है इस मामले को लेकर और तेज सियासत कर रही हैं, ताकि जब भी इंतखाबात होंगे, चाहे बल्दियाती इंतखाबात की बात करें या पंचायत की इंतखाबात की बात करें या आने वाले असम्बली इंतखाबात की बात करें, वैसे भी मध्य प्रदेश में आने वाले महीने में 4 जो है ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, जिसमें 3 जो है असम्बली के और 1 पार्लिमानी सीट का, उसको लेकर भी सियासत तेज हो गई है। बिल्कुल, सियासत काफ़ी तेज़ है, और मध्य प्रदेश में हम काफ़ी वक्त से इस तरह की सियासत देख रहे हैं जहां पर सिर्फ बयानबाजियां ही हो रही है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। शर्मा जी हैं, राम गोपाल यादव जी एसपी की तरफ से है, रावत जी, बाकी लोगों की बात करिए, मनोज झा जी आरजेडी से हैं, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से हैं, विनय विश्वम जी सीपीआई से हैं, एलामारम करीम जी सीपीएम से हैं, तिरुचि शिवाजी डीएमके से हैं, कनी मोदी जी डीएमके जी से हैं, संजय राउत जी शिवसेना से हैं, प्रफुल्ल पटेल जी एनसीपी से हैं, सुप्रिया सुले जी एनसीपी से हैं, टीआर बालू जी डीएमके से हैं, भगवत मान जी आम आदमी पार्टी से हैं, नटराजन जी सीपीएम से हैं, ईटी मोहम्मद बशीर जी आईयूएमएल से हैं। ये तमाम लोग आपके सामने अपनी बात रखने के लिए आए हैं। शुरू में समाजवादी पार्टी से श्री राहुल गांधी जी अपनी बात से शुरू करेंगे, उसके बाद एक एक करके हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात रखेंगे। better you speak sir on behalf of all of us. नमस्कार। यहाँ पे आज बालू जी का यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं प्लीज, और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं।
हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से यह पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है। अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग, प्लीज आप कहिए। नहीं, जो आपने बात कही है, नहीं, दो तीन लोग बोलिए। हमारी सबके तरफ से आपने जो बात कही है। और एक ये, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह की कोई चर्चा करनी ही नहीं पेगासस पे, तो सदन चलेगा क्या इसे आखिर बीच का रास्ता? क्योंकि आप नहीं, देखिए आइडिया क्या है, आइडिया हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है और देश की जनता को यह समझना होगा। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है। क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। राहुल सर, देखिए सरकार के जो मंत्री हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जब वो जवाब देते हैं तो टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर कैसे फिर बात होती? देखिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? मैं जानता हूं आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पहला सवाल क्या ये सरकार ने किया, हाँ या ना? और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं इस तीर कहां कहां लगा। एक आपके संदर्भ में मैं कहूँ, राहुल जी ने बात कही उसके बाद, ये आईटी मिनिस्ट्री का मसला ही नहीं है और खुद इट इन्वॉल्व नेशनल सिक्योरिटी, कंसर्न्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और जिस व्यक्ति का खुद का नाम आया है, खुद का नाम जासूसी हुई है, जाहिर तौर पर वो क्या स्टेटमेंट दे? होम मिनिस्टर हैज टू सिट थ्रू द डिस्कशन। आई थिंक 2 minutes, यू नो। मंत्री कह रहे हैं उसके बाद बोलेंगे। I would like one thing. लोग भी बोलेंगे। See, I think it is important. There are many people here.
and I think it is important that you have a sample of their voices. So I think let us start with DMK. So, बोलो चलो come. Thank you. The government has given an impression that opposition who are gathered here are opposed to discussion in the house. It is not like that. See, we wanted to have discussion from the day one, for the past 7 days. Nothing is, see, each and every day we are giving notices under 193, calling attention, everything. But in spite of it, government is not coming forward for a discussion. This is one thing. Neither the speaker nor the government coming forward to have a business advisory commission which is due to us for the past 6-7 days in the Lok Sabha. So this is a matter of great concern and democracy.